जय हिंद साथियों, आप सभी का रवि जीएस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जनवरी मंथ में 18 और 21 को बिहार दरोगा के 1799 पोस्ट पर पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तब हम डेली एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, साथ में बनाने के लिए सेट दिया जाएगा। जो सेट मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रवि जीएस अकाडमी पर उपलब्ध रहेगा। आप उससे बना सकते हैं और इसके द्वारा हम उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो ये खान सर का जो दरोगा का सेट चल रहा है उसी का एक पहला सेट है, सेट नंबर 1। इसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हुए हम आगे सभी प्रश्न का हल करेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न जो दिया गया है वो सिंधु सभ्यता से है। लिखा गया है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, सही कथन को चुनना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन उन्नत थी। जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ पर जिस लिपि का प्रयोग होता था उससे पढ़ा नहीं जा सका, ये बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर पिक्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता था, आवाज से उसे पढ़े हम भी नहीं, इसीलिए इसे हम आद्य काल में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। सिंधु घाटी के लोग तांबे के औजार से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है। उस समय तक तांबे का कोई प्रयोग नहीं हुआ था, तांबे का खोज भी नहीं हुआ था। चौथा में है, मोहनजोदड़ो में ग्रेट वाट मतलब विशाल स्नानागार की खोज हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 छट जाएगा, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि बात करें तो हड़प्पा सभ्यता कब से कब रहा, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ पर बहुत सी वस्तुएं की खोज हुई, जिसमें एक मातृ देवी की मूर्ति मिला था, जो कहा जाता है ये सभ्यता माता प्रधान था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम था, सभी जानते हैं। लेकिन भीम प्रथम किस वंश का था, उसका आंसर क्या होगा। तो वो किस वंश का था, वो था चालुक्य वंश का। अब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, तो 1025 से 1026 के बीच में यह आक्रमण किया गया था। निम्नलिखित में से सही जोड़े का मिलान करें। अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बलबन, सुल्तानगढ़ी का मकबरा ऐबक, सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी। मतलब बड़ा सही जोड़े की पहचान करनी है। इसमें जो आपका सही जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी के द्वारा किया गया था। यदि बात करें अलाई दरवाजा का, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का दूसरा शासक था। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे ये तुगलक काल में बनाया गया था, ठीक है। और सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा था वो बनाया गया था नासिरुद्दीन महमूद के लिए, और बनवाया था कौन, इल्तुतमिश ने। चार प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। तो कौन सा यह कथन असत्य है। तो विजयनगर साम्राज्य भू राजस्व 1/6 दर था, जिसे 98 कहा जाता था, ये बात बिल्कुल
सही है। दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, वहां पर विजयनगर में इसका प्रचलन था। ये बात क्या होगा इसमें गलत। वहां पर के स्वर्ण सिक्के को पैगोडा कहलाते थे, ये बात बिल्कुल सही है। महिलाएं मल्लयुद्ध, ज्योतिष, अंगरक्षक, न्यायाधीश आदि कार्यों में भाग लेती थी, बिल्कुल ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, ये पूछा जाए तो 1336 में किया गया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, इसमें 4 मुख्य वंश था, जिसका ट्रिक है संगम सतुआ। संगम सतुआ, संगम वंश, सालू वंश, टुल्लु वंश और आरबीडू वंश। ठीक है, अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना ये क्या था, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। 5वां है, फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या है। तो फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर का जो दूसरा नाम होता है वो है शॉर्ट कॉर्नर। क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉर्नर। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जिसका आंखों देखा हाल किसने किया है। युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, अफगान और मराठों के बीच। ये प्रश्न पूछा गया आपका बिहार एसआई में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्रश्न। किसके किसके बीच हुआ, तो अफगान और मराठों के बीच में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव के बीच हुआ था। इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई और ये तय हो गया कि भारत में अब मराठों का शासन नहीं होगा, बल्कि यहाँ से अंग्रेजों का शासन कायम हो जाएगा। तो किसने आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था, तो काशीराज पंडित। ये उसका पूरा विवरण किया है। 7 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। तो कौन सा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। देखिए यदि पहला हम बात करें तो मंदिर प्रवेश जो आंदोलन था वहाँ पर खास कर हुआ था किसमें, केरल राज्य में हुआ था। ये केरल राज्य से संबंधित है। वहाँ पर के केलप्पन व्यक्ति नेतृत्व किए थे। प्रजा मित्र मंडली ये थे सीआर रेड्डी के द्वारा किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर बाइकोम श्री नारायण गुरु। यहाँ से मैच करेंगे तो 1 का 1, 2 का 3, 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2 और सी का 4। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो 4। 8वां नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम या कौन सा अधिनियम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए माना जाता है। तो जानते हैं कि जो 1919 का अधिनियम था वहाँ से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। 1919 के अधिनियम जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यहाँ से ही प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया जाता है और जाकर 1935 में इसे खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये सफल नहीं हुआ था। 1935 में खत्म भी किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में विचार करें लॉर्ड रिपन के शासन या कार्यकाल के संदर्भ में। तो लॉर्ड रिपन क्या क्या काम किया था, देखिए जिससे कहते हैं भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उन्होंने स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को मानती ये बात उन्होंने किया था, बिल्कुल सही है। प्रेस अधिनियम जिसे कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने क्या किया था, रद्द किया था, ये बात बिल्कुल सही है। इलवर्ट बिल जो जज को लेकर हुआ था ये भी पेश किया था। और सती प्रथा को समाप्त ये नहीं करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग करते 1829 में। तो कह सकते हैं 1, 2 और 3 कथन मेरा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो वो हो जाएगा विद्रोह। कौन सा? इंडियन नेवी का विद्रोह, INA का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। ये देखा जाए तो हुआ था 1945 में, और इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था 1946 में। जो हुआ वो ब्रिटिश शासन को एकदम हिला करके रख दिया, इसलिए उन्होंने ये घोषणा किया था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन सा बकरी की नस्ल है जो भारत में अपने दूध उत्पादन और लंबे कान के लिए बहुत फेमस है? तो ये बहुत ही फेमस बकरी है जिसका नाम है जमुना पाड़ी। तो बकरी का नाम क्या है? जमुना पाड़ी। देखेंगे इसका मुंह भी लंबा होता है और कान भी क्या होते हैं? लंबे होते हैं। जमुना पाड़ी बकरी। और ये मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? तो ये यूपी के साइड में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के साइड में पाए जाते हैं बड़े पैमाने पर। अगला है, कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है? बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है। देखिए, यदि देखा जाए तो उनका पुनर् सही नहीं है। और ये तो बात बिल्कुल सही है। उन्होंने पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते थे, तो ये वाला और ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, यहाँ पर पैसे बनाना है, ठीक है, एक्टिव से पैसे। सी रोट ए लेटर, इसका हो जाएगा ए लेटर इज ए लेटर। सी का इसमें हो जाएगा रोट है तो बाज, ए लेटर वाज रिटेन, भी थ्री का प्रयोग होगा बाई सी का हर। ए लेटर वाज रिटेन बाई हर। ऑप्शन नंबर, ए लेटर वाज रिटेन बाई हर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिए गए वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच बनाए। सी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो सी टोल्ड हो जाएगा। सी टोल्ड डैट, हाँ ठीक है। सी सेड डैट भी कहेंगे। सी सेड डैट, आई का हो जाएगा सी, इसके अनुसार सी, और सी के साथ लगेगा चेंज हो जाएगा सी आई एन। सी वाज गोइंग टू मार्केट, सी सेड डैट सी वाज गोइंग टू मार्केट, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द के लिए, मतलब दिए गए शब्द के लिए सही समास का चयन करें? तो दशानन जानते हैं, जिसमें संख्या लगी होती है, संख्यावाचक, जिसमें 10 लगा हुआ है, दशानन। तो संख्यावाचक दिग्गु होता है, लेकिन यहाँ पर संख्यावाचक दिग्गु भी ऑप्शन दिया हुआ है, और जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है वो बहुब्रीहि भी होता है। ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसका एक विशेष अर्थ निकले वो हो जाएगा बहुब्रीहि और संख्यावाचक दिग्गु समास। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजर। जो कभी न मरे उसे अमर। जो कभी जन्म न ले उसे अजन्मा। जिसकी कोई सीमा न हो उसे बोलते हैं असीम। 17 नंबर में है, कंप्यूटर में अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कौन सुरक्षा उपकरण काम करता है? वो है फायरवॉल। फायरवॉल देखेंगे उसमें रहता है, ये सुरक्षा उपकरण के रूप में काम करता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसू जैसे स्रावों में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है? तो वो है एंटीबॉडी IgA। कौन सा? IgA।
जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए जो पाया जाता है। पोषण किस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही नुकसान होता है। तो वो होता है साथ रहता है, साथ भोजन करता है एक दूसरे को, एक को लाभ दूसरे को कोई नुकसान न हानि, तो बोलते हैं सहभोजिता। तो बोलते हैं सहभोजिता। एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसका एक हम दे देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कितना 5% लाभ, 105 बटा 100 माइनस 5% कम में खरीदा तो 95 एक्स बटा 100 और 10% का लाभ 100, 10/100 बराबर कितना गया, 2 रुपया। यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा, आंसर आंसर कितना आ जाएगा निकालने पर 400। ठीक है, मैं इसको सोल्व किया है। एक अर्धगोलक आयतन 1152 पाई है। अर्धगोलक आयतन 2/3 पाई आर क्यू। 1152 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, फिर है 2 से कटेगा, 2 पच्चे का 10, 2 सत्ते का 14 और 2 छक्का 12। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा आर बराबर कितना, 12। तो 12 तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना कैसे, संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुने पाई 12 गुने 144, चरतिया 12, चरतिया 12 एक 13, 432 पाई। जबकि संख्या को 136 भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचा, 36। इसको इससे क्या करना, सीधा भाग दे देना है, तो 36 7 दूनी 34, कितना शेष बचा, 7 34 और 2 36। अगले प्रश्न है रूसो का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। चलिए अब मैच द फॉलोइंग करने की ओर लिखा जा रहा है। जो रूस था वो वहाँ के निरंकुश राजशाही के शासन के विरुद्ध है, तो ए का क्या हो जाएगा, 2। मॉन्टेक्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये था फ्रांस के सिद्धांत के निर्माण के लिए दिया गया था। बच गया जो बाल्टेयर, ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए का 3 हो जाएगा, ए का 2, बी का 3 और सी का 1, 2 3 1 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर गलत छांटना है, कौन सा गलत है। देखिए यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कितना का अंतर है, 5, फिर 7, फिर कितना चाहिए 9, 7 और 7 14, 5 7 9 11 और यहाँ पर 13, 5 7 का अंतर है, फिर 9 7, अच्छा यहाँ पर 9 का अंतर है, होना चाहिए कितना का, 9 का, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना का, 7 का, तो मेरा गलत पद कौन हो जाएगा, 24। 25 में दिया गया है, यदि इसको हम ऐड करें तो जी का मान होता है G7 वो 15, 15 7 22, लेकिन तो 32 है। ठीक है, पलट कर चेक कर लेते हैं, तो जी का मान कितना जाएगा, जी का मान की बात किया जाए तो 27 में से तो 20 बचेगा और 15 का उल्टा कितना, 12, हाँ 32 आ गया, मतलब उल्टा करके जोड़ा गया है। सम एस का उल्टा कितना हो जाएगा, एस का उल्टा हो जाएगा आपका SH 8, LO एल का 12 15, एम का 13 मतलब 14, ई का 5 मतलब 22। इसको ऐड करेंगे तो 4 2 6, 6 5 11, 11 8 22 14 और एल ओ है ना, ओ मतलब ओ का नहीं, ओ का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सॉरी ओ का 27 में से 15 गया तो 12, तो 12 8 20,
20 अच्छो 26 मतलब 6 यूनिट है डिजिट 56। अगला बोला जा रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। 2 3 5 7 11 13 मतलब अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ऑप्शन नंबर बी। एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ मेरी सास इकलौती बेटी है। तो उसकी माँ मेरी सास इकलौती बेटी है, तो उसके पुरुष और महिला के बीच क्या संबंध है? तो सिंपल है कि उसका पिता का। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ? का नाम था बिस्मार्क। नाम क्या था? तो बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कब हुआ? तो 1871। यही वो व्यक्ति बिस्मार्क जिसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया था। बिस्मार्क को जर्मनी के चांसलर भी कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं लॉ चांसलर भी कहा जाता है। सबसे मेन क्वेश्चन पूछता है, रक्त और लॉ की नीति का पालन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। और भारत का बिस्मार्क किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांत के बीच कौन सी समानता नहीं है? ये कौन समानता नहीं है? अहिंसा पर बल की समानता है। ये आत्मा में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी, आत्मा में विश्वास नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रणाली को किसके आधार पर समझा जा सकता है? तो वो है क्या? व्यापारी के आधार पर। किसके आधार पर? व्यापारी के आधार पर इसे हम समझ सकते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण हुनों का आक्रमण माना जाता है। हुन का आक्रमण माना जाता है। इसमें एक बहुत फेमस व्यक्ति था, उसका नाम था तुर्मान। और तुर्मान जो हुन शासन से संबंधित है, जो बहुत ही आक्रमण किया था गुप्त साम्राज्य के समय में। 32 है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में ऊंचे प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता था? तो ऊंचे प्रवेश द्वार को हम गोपुरम कहते थे। कौन सा? गोपुरम कहा जाता था। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस कितने अक्षर का होता है? तो वो होता है 15 अक्षर का। कितना अक्षर का? तो 15 अक्षर का होता है। आधार कार्ड की बात किया जाए तो 12 अक्षर का होता है आधार कार्ड। मित्रों का राष्ट्रों का मित्र किसे कहते हैं? इसे कहा जाता है किससे? रेड क्रॉस को। पूछा जाए रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो 1863 में हुआ था। इसने किया था? हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट ने किया था इसकी स्थापना। और ये भी पूछा जाता है कि रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो ये मिला था 3 बार, 1917, 1944, 1963 में। इसे शांति का नोबेल दिया गया। ध्यान रखिएगा, शांति का नोबेल दिया गया 1917 में, 1944 में, 1963 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। योग दिवस 21 जून को। पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, जुलाई नहीं बल्कि 5 जून को मनाते हैं। ये मेरा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश तिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। देखिए, ए साइज से हो जाएगा, ए साइज से सिंगापुर,
JO से जोहोर और RI से इंडोनेशिया का रियोन द्वीप समूह। इसमें थाईलैंड इसमें हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नमी की न्यूनतम मात्रा और अधिकतम लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डेड लैंड के नाम से जाना जाता है? तो वो है आटाकामा। जो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान मानते हैं किसको? आटाकामा को माना जाता है, जो कहाँ पड़ता है? चिली में स्थित आटाकामा। जोंडा पवन किस देश से संबंधित है? तो जोंडा की बात किया जाए तो इसका संबंध कहाँ से है? तो अर्जेंटीना से है। ठीक है, कहाँ से? तो अर्जेंटीना से। कौन सा पर्वतीय चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने विशिष्ट पिरामिडनुमा आकार के लिए जानी जाती है? उसका नाम है मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न जो अपने पिरामिड नुमा आकृति के लिए जानी जाती है। ये है, देखिए, मोंट ब्लैंक लिखा गया है। ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। मोंट ब्लैंक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। और ग्रोनकर है जो ऑस्ट्रिया की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? ये ऑस्ट्रिया देश की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रिया देश की सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैटर हॉर्न। स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? वह नाम है आपका पोडू। क्या उसको बोलते हैं? पोडू। स्थानांतरित कृषि को हम कहते हैं कर्तन और दहन कृषि भी। कौन सा? कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। देखिए, यदि झूम की बात करें, जिससे हम झूम कृषि कहते हैं कहाँ पर? जो पूर्वोत्तर भारत होता है ना, उसमें मुख्य रूप से असम और मेघालय और मिजोरम। पूरा पूर्व भारत में जिसमें असम, मेघालय और देखो आपका हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम। देखो मणिपुर होता है, वहाँ पर स्टेट है मणिपुर, वहाँ इसको बोलते हैं पामलो। मणिपुर में से पामलो कहते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ इसको दीपा कहते हैं। जो पश्चिमी घाट है, जिसमें आपको हो जाएगा केरल और साथ में कर्नाटक, वहाँ इसको कुमारी कहते हैं। और बेवार कहाँ कहते हैं? बेवार शायद MP और छत्तीसगढ़ में से कहा जाता है। MP तो कन्फर्म है मैं, और शायद छत्तीसगढ़ में से कहा क्या जाता है? बेबार कहा जाता है। लेकिन आंध्र प्रदेश उड़ीसा बोला जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? पोडू। क्या हो जाएगा? पोडू। 40 के बाद 41 नंबर पर आपका जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो ये रिवर का वन लाइनर क्वेश्चन करा दिए हैं, यदि नहीं देखें तो जाइए अखबार तंज से थंबनेल बना हुआ होगा, आप देख सकते हो, वन लाइनर है उसमें। कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? झेलम है, रावी है, चिनाब, ब्यास और सतलज है। गोदावरी इसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। ये गोदावरी की बात किया जाए तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिससे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? सड़क परियोजना से है। किससे? सड़क परियोजना से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे लंबी लंबाई किसका है? देखिए, जो दिल्ली कोलकाता है, इसकी लंबाई है 1453 किलोमीटर। फिर मुंबई से चेन्नई है,
इसकी लंबाई 1290 है। मुंबई से दिल्ली है, इसकी लंबाई 1419 किलोमीटर है। और कोलकाता से चेन्नई है, इसकी लंबाई 1684 किलोमीटर है। अब लगा सकते हैं दिमाग कि सबसे लंबा कौन सा है, तो डी, बी हो जाएगा आपका, कोलकाता और चेन्नई 1684 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनाजाइट थोरियम के लिए फेमस है, जो किस राज्य में इसका भंडार पाया जाता है? तो मोनाजाइट थोरियम के लिए फेमस है, ये भारत के केरल राज्य में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। अगला है, किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? तो कैलाश के मानसरोवर यात्रा के लिए हम लिपुलेख दर्रे का प्रयोग करते हैं। लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा, जो जिला लद्दाख, सिप किला हिमाचल प्रदेश और नाथुला सिक्किम, ये हो जाएगा कहाँ पर आपका, लिपुलेख उत्तराखंड में। वहाँ पर कैलाश जाने के लिए दर्रे का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अरब शहर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को, ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है। गुलाबी शहर जयपुर, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, पूरब का स्कॉटलैंड दार्जिलिंग। पूरब का स्कॉटलैंड किसको, मेघालय को कहते हैं, किसको, मेघालय। ये मेरा हो जाएगा, छट जाएगा, मेरा सही नहीं है पूर्व का स्कॉटलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है 46 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग में कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो इसकी यदि बात किया जाए तो आपका हो जाएगा सही नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही। लद्दाख एफ है जो सही नहीं होगा। अगला दिया गया है, बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में कौन सही नहीं है? ये भी PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि अभी तक PYQ नहीं देखे आप जाइए, जय भवा सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां देख सकते हैं, जिसमें 12 सेट का सोल्यूशन करा दिया गया है। कोलकाता नवादा जिले में है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपका दूधपुर पड़ता है कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में, भी सही है। तुतला भवानी रोहतास में, लेकिन जो मैनपुर है ये गया जिले में नहीं है। मैनपुर ये गया जिले में स्थित नहीं है, मेरा ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 80 क्या हो जाएगा आंसर, सी। भारत का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हंगुल, हंगुल वन्यजीव अभयारण्य जो हंगुल पड़ता है वो कहाँ है? हंगुल के लिए, हंगुल जो वन्यजीव अभयारण्य हंगुल एकमात्र निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल है। जो हंगुल मिलता है वो मिलता है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। वहाँ पर एक उद्यान है कौन सा, दाची ग्राम, वहाँ पर हंगुल को रखा गया है। जिम कार्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, राजाजी उत्तराखंड। फोर्टी 9 नंबर जो प्रश्न दिया गया वो ये है आपके सामने, साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है जिससे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? तो ये है रेचल कार्सन। आंसर क्या हो जाएगा, रेचल कार्सन, जो पुस्तक लिखी इनके द्वारा 1962 में पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा, रेचल कार्सन के द्वारा। अगला है डांसिंग डियर, ये भी हम पढ़ा चुके हैं क्लासों में। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम कहते हैं
कौन सा हिरन, और उसे डांसिंग डियर कहा जाता है, उसे संघाई हिरन शायद कहते हैं, ठीक है। जो एक ही मात्र स्थान पर मिलता है, जो तैरता हुआ एक ही स्थान पर पाया जाता है, वो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये पाई जाती है। डांसिंग डियर ये कहाँ पड़ता है आपको तो पता है कि किबुल लामजाओ कहाँ पड़ता है, मणिपुर। और झील कौन सा हो जाएगा, लोकटक झील में ये मिलती है, जहाँ पर छोटे छोटे घास के द्वीप बने हुए, जैसे फुमडिस कहते हैं, जैसे कहते हैं फुमडिस, फुमडिस कहा जाता है। चलिए एक कॉमन नंबर क्वेश्चन की ओर लिखा गया है। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष, वही प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे संचालन समिति के अध्यक्ष जो बिहार के थे, प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे संचालन समिति के अध्यक्ष। बी आर अम्बेडकर पूछा जाए, ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए, इस संघ संविधान समिति संघ समिति के अध्यक्ष थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष। या फिर ये थे इसका भी सलाहकार समिति के भी, सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला है मैच द फ्लोइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही झकास। लिखा गया है कि 44वां संशोधन 78 किससे जुड़ा हुआ है, बताए थे। इस समय संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 86वां शिक्षा का अधिकार जुड़ा हुआ है। 97 संशोधन 2011 इससे है, इस सहकारी समिति से है। और 1971 का जो 24वां है वो किससे बच गया, संविधान में संशोधन शक्ति की पुष्टि के द्वारा। मतलब आपका हो जाएगा 1 2 2 1 3 4 है ना, 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो देश से अमेरिका, जहां से महाभियोग की अभिक्रिया लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, आप कमेंट में जरूर बताएं, आर्टिकल नंबर कितना, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। 54 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, तो वो था कौन सा मामला, तो वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 का मामला था, ध्यान रखिएगा 1973। इसी में देश की अब तक सबसे बड़ी बेंच का स्थापना किया गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात किया जाए तो 1967 में आया था। मिनर्वा मिल्स 1980 में आई थी। और शंकरी प्रसाद ये था 1951 का, और ये था 1973 और जिसमें सबसे बड़ा बेंच बनाया गया था, इसमें 15 जज को बैठाया गया था। मामला आया था 8 और 7 के पक्ष में, भी ध्यान रख लीजिए। कौन सा 10वीं अनुसूची का है, 10 से 10 और 10 से दल दल बदल, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। कब जोड़ा गया, तो 52 संविधान संशोधन 1985 में। भाषा की बात किया जाए तो भाषा की चर्चा अनुसूची नंबर 8 में किया गया है। केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा 7 में है। जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन चर्चा 5 और 6 में है, ठीक है। इसमें 6 में स्पेशल 4 राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की चर्चा इसमें किया गया है।
अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक किस चरण से शुरू होती है? तो जब अधिसूचना जारी हो जाती है उसके बाद से ये। तो ए मतलब कह सकते हैं यहाँ पर आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन जाता पूछा हुआ कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण की चर्चा की जाती है? तो अनुच्छेद 330 से बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति की चर्चा किया जाए तो अनुच्छेद नंबर कितना आ जाएगा? 72। यहाँ से राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न बोल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए, सभी के लिए, लेकिन महिलाओं के अधिकार के लिए दिया गया था। महिलाओं को समाज में एक उचित स्थान मिले इसके लिए किया गया था। बोल रहा 73वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ था तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें को आरक्षित कर दी गई थी? जो महिला है उसके लिए 1/3 सीट का आरक्षण कर दिया गया था। कितना? 1/3 सीट का आरक्षण कर दिया गया था। भाग कितना संबंधित है? तो जो पंचायती राज है वो भाग 9 से संबंधित है। कितना से? भाग 9 से संबंधित है। यहाँ पर दिखा गया है कौन सुमेलित नहीं है। तो लोकसभा धान विधेयक की उत्पत्ति ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने का अधिकार होता है, ये भी सही है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा नहीं लेता बाबू। लोकसभा अंतिम निर्णय नहीं लेती है। आंसर क्या आ जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के विधानमंडल की विशेष शक्ति और सीमाओं के संदर्भ में सही नहीं है? इसकी बात किया जाए तो विधान विधेयक भी सही है, जैसे ऊपर की तरह है। अस्थायी सदन होता है भी सही है। और विधेयक पर सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता, ये मेरा क्या है? गलत है। और अविश्वास प्रस्ताव करने की शक्ति विधानसभा को है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी। आप लोग बनाइए, जो सेट दिया गया है ग्रुप में तो डाउनलोड करके, उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से आप उसे मिला सकते हैं, अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। ठीक है। लिखा गया है, प्रकाश के किस गुण धर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है? तो जानते हैं कि प्रकाश का फैलना कौन सी घटना? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या आ जाएगा? प्रकीर्णन कारण आकाश लाल दिखाई पड़ता है। अपने ही माध्यम लौट जाना, परावर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलाना, अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपने माध्यम से जाना, उसी माध्यम में फिर पुनः वापस लौट आना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। लिखा जा रहा अगला प्रश्न है, जब एक विद्युत चुंबक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वाभाविक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या बढ़ेगा? मजबूत हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक चुंबक है, जैसे देखते होंगे लोहा उठाने वाला क्रेन, उसमें जितना अधिक पावर देते हैं उतना और मजबूत होते चल जाता है, उतना और भारी सामान को उठा लेता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? मजबूत होते चला जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग करते हैं? कौन सा उपकरण? तो आममीटर का उपयोग करते विद्युत धारा को मापने में। इसका आममीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि बात करें वोल्ट मीटर का तो विभवांतर, ओम मीटर का तो प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का तो
इसको बात करते हैं, ये भी एक है जो विद्युत धारा का पता लगाता है, विद्युत धारा का, लेकिन मापने में प्रयोग करते हैं किसका, मीटर का। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार ऊष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु के प्रवाहित नहीं हो सकती। ये कौन सा नियम है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम? ये कहता है ऊष्मागतिकी का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ये कहता है। ऊष्मागतिकी का 3 नियम होता है, 1, 2 और 3। रेडियो संचार का आविष्कार करने वाले मार्कोनी को 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें किस उपलब्धि में के लिए प्रदान किया गया था? तो सिंपल है, क्वेश्चन से पता चला, रेडियो संचार मतलब लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंग तथा संदेश भेजने की तकनीक के लिए। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? वो थे हेनरी मोसले। कब दिया गया? 1913 में। कौन सी औषधि समानता दर्द निवारक के रूप में उपयोग की जाती है? उस औषधि का नाम क्या है? तो पैरासीटामोल का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें? दर्द निवारक में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि बात किया जाए पेनिसिलिन की, एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। क्लोरोक्विन से बनता है मलेरिया की दवा, और ये भी है स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है, लेकिन टीबी में काम करता है। एंटीबायोटिक है लेकिन किस बीमारी में? टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस है। 68 नंबर प्रश्न है, कौन सा धातु HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता? तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम, क्योंकि ये सभी Mg प्लस HCl, ये सभी धातु Mg से नीचे है, हाइड्रोजन से ऊपर कौन आता है? तो मैग्नीशियम सक्रियता श्रेणी के अनुसार। आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। बनेगा का चीज MgCl2 प्लस H2। कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो वो है फिनॉल। आंसर क्या हो जाएगा? फिनॉल। फिनॉल का सूत्र पूछा जाए, C6H5OH फिनॉल का सूत्र होता है। कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या होता है? तो होता है लिपिड से बना, मतलब लिपिड मतलब वसा से बना होता है, तो लिपिड बाइलेयर। कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन उत्पादित करने के लिए उत्तेजित करता है? देखिए नाम से पता चल रहा है कौन सा, थायरोट्रोपिन। ऑप्शन नंबर 2। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य काम क्या है? हम जानते हैं क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो भी लेते हैं ऑक्सीजन उसको पकड़ लेता है और कोशिका तक लेके जाता है और कोशिकीय श्वसन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी की बात करें तो इसका जीवन काल 120 दिन तक होता है। आरबीसी का जीवन काल। निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अगला है, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो इसका कारण है, डाउन मतलब डाउन हो गया, मतलब हम लोग के जोड़ा में कितना होता है? 23 जोड़ा, तो डाउन हो गया मतलब क्रोमोसोम की 21, क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी डाउन हो गया, तो हो गया कौन सा? डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और उसके और अंकुरण में सहायक होता है? तो जानते हैं साइटोकाइनिन। नाम ही है कौन सा? कोशिका
विभाजन में मदद करना कौन सा? साइटोकाइनिन। जिबरेलिन अंकुरण में मदद करता है। ऑक्सिन लंबाई बढ़ाता है। और एब्सिसिक एसिड ये इसका काम क्या से रहता है? सुस्तपन या फिर तनाव। ये फलों को मतलब कह सकते हैं कि पेड़ पौधे को मुरझाने का काम करता है। एक होता है एथिलीन जो फलों को पकाता है। ये ज़्यादा पूछा हुआ कि कौन सा है जो गैसीय रूप में रहता है? तो एथिलीन। कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में है? तो एथिलीन। यही फलों को पकाने का काम करता है। इरिथ्रोब्लास्ट फेटालिसिस का प्राथमिक कारण क्या है? तो आरएच का जो मिसमैचिंग होता है आरएच, इसके कारण संतान की मौत हो जाती है आरएच असंगति के कारण। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट व्हिटकर थे जो 5 जो होता है समूह उसमें बांटे थे। बोला कि में पशु राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो पशु थी वो बहुकोशिकीय होती है। जो पशु था वो बहुकोशिकीय था, विषमपोषी था और कोशिका भित्ति उसमें क्या थी? अनुपस्थित थी। उनके विभाजन करण में देखा गया। कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधों की विशिष्ट है? कौन सी विशेषता? तो आपका हो जाएगा समानांतर शिरा विन्यास। देखा जाता है एक बीजपत्री में समानांतर शिरा विन्यास देखा जाता है, जिसमें एग्जाम्पल है किसका? गेहूं का और चावल का। कौन सा पौधा अलैंगिक जनन करता है? तो पौधा कौन सा है? गन्ना। गन्ना अलैंगिक जनन करता है, बाकी सभी लैंगिक जनन करेगा। तो गन्ना जो है कौन सा? अलैंगिक जनन में। गिनी गुणांक का उपयोग आय असमानता को दिखाने के लिए करते हैं। बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। गिनी गुणांक आय असमानता के लिए प्रयोग किया जाता है। मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF है के SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट में निम्नलिखित में किन मुद्रा का समावेशन नहीं है? तो वह भारतीय मुद्रा रुपया का। भारतीय रुपया। नीति आयोग का गठन भारत के किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो जो नीति आयोग का गठन है वो किया गया था योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष PM होते हैं। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। राजा चलैया समिति का गठन भारत में किस क्षेत्र की जांच के लिए किया गया था? राजा चलैया का गठन किया गया था 1991 में। ध्यान रखना 1991 में। किस लिए? तो कर में सुधार के लिए, कर सुधार के लिए किया गया था। कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर कुल उत्पादन को दर्शाता है, जिसमें विदेशी निवेश का आय शामिल नहीं होता? तो देश की सीमा के भीतर जो होता है उसे बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। 84 है कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है, ये बिल्कुल सही है। मुद्रा विदेशी मुद्रा का भंडारण करना ये भी सही है। बैंक का नियमन करना ये भी सही है। लेकिन प्रत्यक्ष कर संग्रहण ये RBI का काम नहीं है। भारत में ई-रुपया की कौन सी विशेषता सही है? ई-रुपया विशेषता सही है। RBI द्वारा जारी रुपया होता है जो RBI द्वारा जारी किया जाता है, और किसमें इसमें सही नहीं है। सारथी 2.0 जो F है वो
के द्वारा जारी किया गया था? तो सारथी 2.0 ऐप, एस से सारथी, एस से सेबी, ध्यान रखिएगा, एस से सारथी और एस से सेबी, भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं सेबी। इस सेबी का मुख्य काम है पूरा रेगुलेट करना, किसको? शेयर मार्केट को रेगुलेट करना इसका मुख्य कार्य होता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का सबसे दूसरे सबसे छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो वह हिटमैन रोहित शर्मा। कौन सा? रोहित शर्मा, जो अब तक 351 छक्के शायद लगा चुके हैं। जो पहले नंबर पर आते हैं शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी आते हैं। उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा। ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा था उसको चलाने के लिए किया गया था, क्योंकि उससे पहले जो पहलगांव आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2040 तक हम चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को लेकर जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? तो बिहार के मखाना में राज्य का उत्पादन 90% है। कितना? 90%। भारत सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? सास सिंगापुर और सास सिम्बैक्स। सास सिंगापुर हो जाएगा और सास से क्या हो जाएगा? सिम्बैक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगापुर का है ये। देखिए पूछा जाए मिलन, तो मिलन है बहुपक्षीय है। और पूछा जाए मालाबार, एक क्वाड देश का आता है कि किसका है मालाबार? क्वाड देश है। क्वाड में 4 देश आते हैं। वरुण किसका है? भारत और फ्रांस का, इंडिया और फ्रांस का वरुण। 92 नंबर है। बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग देश का पहला राज्य जिसने ई वोटिंग कराया वो हो जाएगा बिहार। एक किसने कराया था? तो कराया था नगर पालिका के चुनाव में कराया गया था। इसमें पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण जिले में नगर पालिका चुनाव थे। पूछा जाता क्वेश्चन, पटना, रोहतास और एक पूर्वी चंपारण जिला में कराया गया था। मानव विकास सूचकांक के जारी करने के कुल कितने आयाम होते हैं? जो मानव विकास सूचकांक है उसको जारी करने का कुल 3 आयाम होता है। तीनों हम बता देते हैं, जिसको बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें एक होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन आशा। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन आशा। इसका मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है। पहली बार कब जारी किया गया था? तो 1990 में जारी किया गया था। किस संस्था के द्वारा? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में चुना है? 26 की बात किया जाए तो जो 26 का वर्ष है वो आपका महिला किसान वर्ष के रूप में चुना गया है। महिला किसान वर्ष के रूप में। और जो 2025 का वर्ष है वो ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष है 2025 का। और 26 में है किसान, मतलब महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया गया है, जाएगा। 95 में है कि नोवाक जोकोविच जिन्हें अपने कैरियर का 100वां ATP खिताब जीतने वाले केमे खिलाड़ी बने हैं, तब वो बने 100वां ATP खिताब जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। ये क्वेश्चन करंट में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ लिया गया है। तीसरा खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले एक है जिमी कॉर्नस, एक है रोजर फेडरर।
2025 ब्रिक्स सम्मेलन का थीम क्या था? तो 2025 के ब्रिक्स सम्मेलन का थीम था वैश्विक दक्षिण सहयोग को क्या करना? मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी। पूछा जाए ये 2025 के वैश्विक सम्मेलन का ब्रिक्स का थीम था। 2025 में ये ब्रिक्स कहाँ हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। रियो डी जेनेरो ब्राजील, ब्राजील में हुई थी। रियो डी जेनेरो में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो उसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी। अगला आपका प्रश्न, कौन सा सही नहीं है? देखिए, अस्मिता योजना शिक्षा मंत्रालय का बिल्कुल सही है। प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय का भी सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये आपका सही नहीं है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। ये किसका है? ये शिक्षा मंत्रालय का है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन शिक्षा मंत्रालय का। नैनो उर्वरक सीडी योजना सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, ये भी सही है। 99 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह है एक बीज पौधे में परागन की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो वहाँ पर जो परागन होता है वह होता है पवन के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा पवन परागन। इसमें एक बीजपत्री में ये देखने को मिलता है, जैसे गेहूं और चावल में। कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? वो होता है अमाशय से शुरू। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से होता है? मुख से। वसा का कहाँ से होता है? तो छोटी आंत से। और बड़े आंत में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण। तो ये था आज के 100 क्वेश्चन का सेट। तो फिर मिलेंगे कल सेट नंबर 2 में। तब तक इसे देखें, सेट बनाएं, अपनी तैयारी को परखें। धन्यवाद।